Hello bachcho, welcome to the chemistry class. Today we are going to start our new unit biomolecules, which is unit number 14 in your syllabus. तो व्हाट इज बायोमोलिक्यूल बेसिकली कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या है। अब बायोमोलिक्यूल्स को एक बार थोड़ा पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग लिविंग सिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि जो लिविंग सिस्टम होता है यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे प्लांट्स हो, वो चाहे एनिमल्स हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बेसिकली आपके क्लियर है। तो उनके अंदर एक एबिलिटी होती है कि वो ग्रोथ कर सकते हैं, ओके, और वो रेस्पिरेशन भी करते हैं और वो रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं बेसिकली, क्लियर है। और इन सभी चीजों को परफॉर्म करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए उनको कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जरूरत पड़ती है या कुछ उनके अंदर मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, या कह लो उनकी जो बॉडी है पूरी की पूरी वो जो बनी हुई होती है वो एक्चुअली में बायोमोलिक्यूल से ही मिलकर के बनी होती है, ठीक है। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली वो किसके बने होते हैं आपके, बेसिकली बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर के बने होते हैं। और एक्चुअली में बायोमोलिक्यूल होते क्या है, बायोमोलिक्यूल खुद क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा जो कि लाइफलेस होता है, उसकी खुद की कोई लाइफ नहीं होती, यानी कि वो लाइफलेस होता है मीन्स कि वो लिविंग नहीं होता, वो अपने आप में इंडिविजुअली अगर पड़ा हुआ है तो वो नॉन लिविंग होता है बेसिकली, क्लियर है। और क्या करेगा, विच फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, और जो लाइफ के बेसिस को बेसिकली तैयार करेगा, यानी एक बेस होता है, एक नींव होती है बेसिकली एक लाइफ की, कौन, बायोमोलिक्यूल्स। यानी कि बायोमोलिक्यूल्स ही आपस में कंबाइन होकर के एक लाइफ को जनरेट करते हैं। हमारा इवन जो पूरी बॉडी है ये भी किससे मिलके बनी हुई है, बायोमोलिक्यूल से मिलके बनी हुई है बेटा, ठीक है। और अंदर हमारे जो भी केमिकल्स रिएक्शंस चल रही है उन्हें बेसिकली हम लोग क्या बोलेंगे, बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे, वहां पर उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बायोकेमिस्ट्री बोलेंगे। तो बेसिकली बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, बायोमोलिक्यूल में भी डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स लाइफलेस केमिकल सब्सटेंसेस विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द लाइफ, जो लाइफ का क्या करेंगे बेटा, बेस रेडी करेंगे, जो बेसिकली क्या होंगे, सिर्फ लाइफ के लिए पूर्ण रूप से रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो लाइफ है बेसिकली वो पूरी ड्यू टू बायोमोलिक्यूल्स के कारण ही परफॉर्म होती रहती है। तो उन बायोमोलिक्यूल्स में, अब बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि बायोमोलिक्यूल्स होते क्या हैं बेसिकली, तो वैसे नाम से पता चल रहा है बायो और मॉलिक्यूल्स, यानी कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स मैं यूटिलाइज करूंगा बेसिकली बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर यूटिलाइज होते हैं हमारे, ठीक है। यानी कि थोड़ा बहुत उनका बायोलॉजी से भी कनेक्शन होगा, थोड़ा बहुत, लिटिल मोर, ठीक है। या कह लो पूरे के पूरे वो बायोलॉजी सिस्टम के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, ओके। तो उन मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल में बेसिकली आता है आपका जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गई, दीज आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। उधर प्रोटीन हो गया आपका, वो भी क्या टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, डीएनए, आरएनए, एटीपी एंजाइम जो होते हैं, या खुद एटीपी जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी हो गया आपका, ऑल दीज आर क्या है, ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स है। विटामिन, एंजाइम्स, दीज आर ऑल्सो बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद ये, अब हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, क्लियर है। सबसे पहला पार्ट आता है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल, क्लियर है। जितने ही बायोमोलिक्यूल हैं उनमें सब में से एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है बेसिकली। और कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, कार्बोहाइड्रेट जनरली स्टार्टिंग में ये बोला गया कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए होते हैं, क्लियर है। क्या होते हैं बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए होते हैं। बेसिकली ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं जनरली, बट इनको जो ऑब्टेंड किया जाता है वो प्लांट से ही ऑब्टेंड किया जाएगा। जनरली हमें मिलते ये कहाँ से है, प्लांट से ही मिलेंगे जनरली हम लोगों को ये, ओके। और एनिमल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं बायोमोलिक्यूल्स और प्लांट के अंदर भी होते हैं। इवन एवरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर बायोमोलिक्यूल आपको प्रेजेंट मिलेंगे। तो जो बायोमोलिक्यूल है बेसिकली, जो प्लांट्स है वो इनको सिंथेसिस करेंगे बेसिकली। प्लांट तो अपने आप खुद सिंथेसिस कर लेते हैं, जैसे कि जो मोस्ट फेमस रिएक्शन है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को यूज कर करके पौधे अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। उस प्रक्रिया को, उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं यहाँ पर हम लोग, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बोलते हैं। वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंसी में होता है वो, ओके। तो वहां पर जो कार्बोहाइड्रेट परफॉर्म होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, अगर मैं उसको एक बार जर्नल फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस प्रकार से होगा, C6H2O का Y, क्लियर है। X यहां पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन और Y क्या होंगे, H2O के मॉलिक्यूल्स के नंबर को डिनोट करेगा यहां पर। यानी कि अब ये कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। तो इसके बेस के ऊपर क्या है, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बनाई गई
ओल्ड डेफिनेशन जो थी कार्बोहाइड्रेट की वो ये थी कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बने हुए होते हैं आपके बेसिकली। क्लियर है। और उनमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो ठीक उसी रेशो में प्रेजेंट होती है जैसे वाटर में होती है। जैसे वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होती है, यानी कि 2:1 रेशो में है, तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी 2:1 रेशो में ही मिलेगी। ये था अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन। बट आफ्टर सम टाइम इसके बाद कुछ लिमिटेशंस आ गई इसकी। क्लियर है। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे आ गए कि जिनके अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल की रेशो नहीं मैच हो रही थी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं बताऊं तो C12 आपका, सॉरी एक मिनट, C6H12 और O5, ये एग्जांपल था एक, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट था। अब यहां पर जो हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की रेशो है वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग नहीं है। ओके। और क्या है उसके अंदर ड्रॉबैक्स, एक ये आ गया जैसे कि HCHO है, एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है ये मेथेनॉल, ये भी किससे बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, बट इट नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। तो ये कुछ डेफिनेशंस आ गई। उसके बाद फिर एक न्यू डेफिनेशन बनाई गई आपकी, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द फॉर द कार्बोहाइड्रेट। वो क्या थी, कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज ए ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसको लेफ्ट या राइट के अंदर रोटेट कर सके, उसे बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जनरली यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहा हूँ तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मैं उनको बोलूंगा जिनके अंदर एक कार्बन जो मौजूद होगी। ठीक है। कार्बन जनरली 4 बॉन्ड बनाती है और चारों जो बॉन्ड है उनके ऊपर अलग ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा हुआ हो, अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम जुड़े हुए हो, या फिर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइन हो कार्बन के साथ, ऐसी कार्बन को कायरल कार्बन बोलते हैं। और वो वाला सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होता है जनरली। क्लियर है। उसे एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं जब उसके चारों बॉन्ड के ऊपर कार्बन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हो या डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड हो। कोई भी ग्रुप आपस में सेम नहीं होना चाहिए दो पोजीशन के ऊपर कार्बन के। ओके, मेरी बात यहां तक। तो जो न्यू डेफिनेशन है उसके अंदर बोला गया था कि कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज द ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डोसिस। क्लियर है। पॉलीहाइड्रोक्सी या तो एल्डोसिस हो सकते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली का मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी का मतलब OH ग्रुप, जिसके अंदर मैनी OH ग्रुप हो गए। और एल्डोसिस, एल्डोसिस का मतलब एल्डोल, या कह लो एल्डिहाइड वाला। ठीक है। एल्डिहाइड वाला उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, फंक्शनल ग्रुप मिलेगा। या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस हो सकते हैं वो लोग। ठीक है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोसिस में वही बात है कि मैनी नंबर ऑफ OH होंगे और साथ में क्या होगा, कीटोसिस का मतलब कीटोन ग्रुप भी होगा। या फिर कोई ऐसे सब्सटेंस जो हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको एल्डोज या कीटोज वाला प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा दे। तो दिस इज द न्यू डेफिनेशन या मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द carbohydrates. Carbohydrates are defined as the optically active polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketosis or the substances which give these on hydrolysis. तो अब आगे हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या है, जनरली कार्बोहाइड्रेट को 3 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो कार्बो, या फिर अगर बेसिकली मैं कहूं जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन्स है उसको इस बिहाव पे किया गया है कि हाइड्रोलाइसिस करने पर आपको कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोवाइड हो रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल आपको वहां पर मिल रहे हैं मोनोसैकेराइड्स के ऑन हाइड्रोलाइसिस के ऊपर। तो इसके बिहाव पर सबसे पहला टाइप आता है इसका बेटा मोनोसैकेराइड्स। क्या बोल रहा है बेटा, ये मोनोसैकेराइड्स के बारे में कह रहा है वो। यहां पर सैकेराइड्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही दूसरा नाम होता है आपका सैकेराइड्स। तो बेटा जो कार्बोहाइड्रेट्स है उन्हीं को क्या बोलते हैं, सैकेराइड्स भी कहते होते हैं जनरली। ठीक है। तो सबसे पहला मोनोसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स वो वाले कार्बोहाइड्रेट होंगे आपके जो हाइड्रोलाइसिस करने पर कोई भी आपको अलग से मोनोसैकेराइड यूनिट नहीं देंगे, सिर्फ एक ही मोनोसैकेराइड यूनिट आपको वहां पर प्राप्त होगी। या फिर कह लो विट कैन नॉट हाइड्रोलाइसिस, जो मान ली कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस नहीं होता उसे मोनोसैकेराइड्स कहते हैं हम लोग। उसके बाद आता है आपका मोनोसैकेराइड्स के बाद ओलिगोसैकेराइड्स। तो ओलिगोसैकेराइड्स में क्या आएगा आपका, ओलिगोसैकेराइड्स में
वो वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स प्रोवाइड करवाएंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो दीज आर द कार्बोहाइड्रेट विच गिव 2 to 10 molecules of monosaccharides on hydrolysis। क्लियर है। अब ये 2 to 10 बोला गया है, इसके भी यहाँ पे फिर फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में क्या होगा, ऐसा कार्बोहाइड्रेट दो क्या देगा बेटा आपको, 2 मोनोसैकेराइड देगा। क्लियर है। इसका एग्जांपल ग्लूकोज नहीं, फ्रक्टोज, माल्टोज, सॉरी एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ये 3 एग्जांपल आप लोग याद रख लीजिए। दोबारा फिर बोल रहा हूं, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज बेटा। क्लियर है। जो ऊपर बोले ग्लूकोज और फ्रक्टोज वो मोनोसैकेराइड्स के एग्जांपल हैं। ओके, तो डाइसैकेराइड जो दो आपको 2 मोनोसैकेराइड प्रोवाइड कराएगा। ट्राइसैकेराइड्स जो जिससे आपको 3 मोनोसैकेराइड्स यूनिट मिलेगी अपॉन हाइड्रोलाइसिस करने पर। इसका एग्जांपल है रेफिनोज। रेफिनोज किसमें टूटेगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज के अंदर टूटेगा। उसके बाद आता है बेटा कि आपका टेट्रासैकेराइड्स। टेट्रासैकेराइड्स में क्या होगा आपका, जो हाइड्रोलाइसिस करने पर 4 मोनोसैकेराइड्स आपको प्रोवाइड करवा दे उसे क्या बोलेंगे, टेट्रासैकेराइड्स। इसका एग्जांपल आता है आपका स्टेकिकाइरोज। क्लियर है। स्टेकाइरोज वो क्या देगा आपको, एक ग्लूकोज दे देगा, एक वो आपको फ्रक्टोज देगा और 2 मॉलिक्यूल ग्लैक्टोज देगा जब आप लोग स्टेकरोज को क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस करोगे। उसके बाद आता है आपका पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट विच गिव लार्ज नंबर ऑफ या मैनी नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, दिस इज कॉल्ड पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के कई एग्जांपल है, जैसे कि एक तो बहुत फेमस एग्जांपल है आपका सेलुलोज से याद रख लो। सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है बेटा, पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल होते हैं। ओके, उसके बाद आता है एक टॉपिक छोटा सा, शुगर एंड नॉन शुगर्स के बारे में। क्लियर है। क्या आता है बेटा, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। ओके, तो आपका जो शुगर और नॉन शुगर की अगर मैं बात करूंगा यहां पर, तो कार्बोहाइड्रेट को शुगर और नॉन शुगर में भी क्लासिफाई किया गया आगे चल करके। तो शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट्स वो होंगे यानी कि सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स और मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, शुगर वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और होते क्या है, इनकी नेचर क्या होती है, ये क्रिस्टलाइन नेचर के होंगे और वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं। और तीसरा इनका स्वीट इन टेस्ट होंगे। दूसरी तरफ आपके कौन से आते हैं, नॉन शुगर वाले। नॉन शुगर में कौन से आएंगे, पॉलीसैकेराइड्स आएंगे आपके सारे के सारे। क्लियर है। जो ना तो वाटर के अंदर डिजोल्व होंगे, ओके, ना ही वो, और वो टेस्ट लेस होंगे, यानी कि स्वीट इन टेस्ट नहीं होंगे, ज्यादा टेस्ट लेस होते हैं वो लोग। ओके, और अमोर्फस सॉलिड होंगे। वो क्या होंगे, अमोर्फस सॉलिड होंगे। उसके बाद आता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट कह लो या शुगर कह लो, कुछ मर्जी बोल लो आप लोग। ठीक है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स बोल लीजिए या फिर आप लोग शुगर्स बोल लीजिए। ओके, तो अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का मतलब है रिडक्शन करना। ठीक है, रिड्यूस कर देना बेसिकली। तो यहां पर आपको दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 रिएजेंट आते हैं हमारे। एक तो आता है टोलन रिएजेंट और एक क्या आता है, पोलन रिएजेंट आता, फैलिंग सॉल्यूशन आता है। ठीक है, एक फैलिंग रिएजेंट होता है, एक क्या होता है हमारा, टोलन रिएजेंट होता है जर्नली हमारा। तो जो टोलन रिएजेंट होता है और जो फैलिंग जो हमारा रिएजेंट होता है, कौन कौन सा बेटा, टोलन और फैलिंग। तो ये दोनों जो रिएजेंट होते हैं हमारे, जो शुगर इसको रिड्यूस कर देगी इन रिएजेंट्स को, वो क्या हो जाएगी आपकी, रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। जो कार्बोहाइड्रेट इन दोनों का रिडक्शन कर देगा, रिड्यूस कर देगा इन दोनों को, वो क्या कहलाएगी आपकी, रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगी। इसके अंदर सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स और आपका लैक्टोज और दूसरा माल्टोज, जो आपके डाइसैकेराइड्स होंगे बेसिकली, उनमें से सिर्फ 2 का ही नाम यहां पे लूंगा मैं आपको, लैक्टोज और माल्टोज। और सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स वो किसके अंदर आएंगे बेटा, आपके रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आएंगे।
और नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो वाले शुगर्स या वो वाले कार्बोहाइड्रेट होंगे जो टोलन रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। जर्नली सारे के सारे पॉली सैकेराइड्स जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपके नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। और अगर मैं डाइसैकेराइड्स की बात करूंगा तो उनके अंदर से एक सुक्रोज नाम का जो डाइसैकेराइड्स होता है वो वाला क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग होता है। इनका रिड्यूसिंग होना नॉन रिड्यूसिंग होना इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनके अंदर जो एक अल्कोहल ग्रुप एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एक आपका कीटोन ग्रुप होता है। अगर वो ग्रुप फ्री स्टेट के अंदर मौजूद है देन तो वो रिड्यूस कर देंगे इनको। एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप अगर फ्री स्टेट में है तो वो इसको रिड्यूस कर देंगे, यानी कि जिस शुगर में एल्डिहाइड या कीटोन वाला ग्रुप जो फ्री स्टेट में है वो इसको रिड्यूस कर देंगे, वो वाली रिड्यूसिंग शुगर। और जिसके अंदर वो फ्री स्टेट में नहीं होंगे, किसी के साथ कंबाइंड हो चुका होगा वो वाला ग्रुप ऑलरेडी, तो फिर वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि रिड्यूसिंग होना या नॉन रिड्यूसिंग होना इस बात पे डिपेंड करेगा उस कार्बोहाइड्रेट की कि उसका जो एल्डोज ग्रुप है या जो कीटोज ग्रुप है वो फ्रीली है या नहीं है बेटा। क्लियर है मेरी बात? तो दिस इज ऑल अबाउट द रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग। याद रख लेना इसको, एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिड्यूसिंग होती है कौन सी नॉन रिड्यूसिंग होती है। अब हम लोग आते हैं बेसिकली मोनोसैकेराइड्स की स्ट्रक्चर के ऊपर। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जनरली स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सिर्फ मोनोसैकेराइड्स ये जो हमारे सिलेबस के अंदर है, डाइसैकेराइड्स और ये आगे वाले हमारे अंदर नहीं है, पॉलीसैकेराइड्स हमारे सिलेबस के अंदर इस साल वो कट डाउन हो चुके हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स अगर मैं बात करूंगा तो दो मोनोसैकेराइड में आपको यहाँ पर हमारी यूनिट में डिस्कस करेंगे हम लोग। एक ग्लूकोज को करेंगे और दूसरा फ्रक्टोज को करेंगे। एक ग्लूकोज को, दूसरा फ्रक्टोज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ग्लूकोज को डिस्कस कर लेते हैं। ग्लूकोज जो जर्नली है वो आपकी नेचर के अंदर फ्रीली और कंबाइंड स्टैंड के अंदर मिलती है, बहुत लार्ज अबंडेंट अमाउंट के अंदर, सबसे ज्यादा ग्रेप्स के अंदर पाई जाती है। दैट्स वाई ग्लूकोज को ग्रेप्स शुगर भी कहते होते हैं जनरली। और जितने भी स्वीट फ्रूट्स होते हैं सबके अंदर ये अवेलेबल मिलेगी। मैंगो वगैरह हो गया, लाइक दैट आपका पियर्स हो गया, नाशपाती हो गई, आड़ू हो गया, सबके अंदर ये क्या है, आपकी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले पढ़ लेते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर। क्या पढ़ लेते हैं बेटा? ओपन चेन स्ट्रक्चर में। ठीक है, जनरली जो कार्बन होता है वो जनरली जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। ओके, अगर मैं इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से है। लास्ट वाली पे अल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा होगा CH2OH करके। पहली पोजीशन में मैं एल्डिहाइड ग्रुप लगा लेता हूं। ठीक है, उसके बाद इस साइड OH, ये H, यहां H लगाना और इस साइड OH लगाना, और इधर वाले के दोनों OH इस साइड आएंगे। ये क्या होती है हमारी बेटा? ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये वाला कार्बन फर्स्ट है, ये वाला कार्बन 2 है, ये वाला कार्बन 3 है, ये 4 है, ये 5 कार्बन है, 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन CH2OH की फॉर्म में मिलेगा आपको, अल्कोहलिक ग्रुप में मिलेगा। उसके बाद वाली जो होगी बेसिकली, ठीक है, उसका OH यहाँ राइट साइड में होगा, फोर्थ वाले का भी राइट साइड में होगा। लेकिन थर्ड वाले का याद रखना, ग्लूकोज के अंदर थर्ड वाले का OH कहाँ होता है बेटा? लेफ्ट साइड में होता है। बाकी सबका देख लो, C2 का भी कहाँ है? राइट साइड में। इसी बात को आपको ध्यान रखना होगा। ये क्या है? आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की। एक ग्लूकोज होता है, एक ग्लैक्टोज भी होता है। वैसे ग्लैक्टोज पीछे आया था हमारे। ग्लैक्टोज में बस फर्क यही होता है कि जो कार्बन चार नंबर पे जो कार्बन होती है ना बेटा, अगर ये वाला OH इस साइड आ जाए लेफ्ट साइड में यहाँ पर, तो 4 नंबर कार्बन का। ओके, C4 वाला अगर OH इस साइड आ जाए, ये H उस साइड चला जाए, तो वो क्या बन जाएगी? आपकी ग्लैक्टोज बन जाएगी। बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट मैंने आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है अभी के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अब आगे आते हैं कि जो हमारी ग्लूकोज है इसकी ये ओपन स्ट्रक्चर हमने बना ली है। ठीक है, लेकिन क्या है, ओपन स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर की जब स्टडी की गई जनरली, तो उसके अंदर क्या आए, थोड़े से एरर आ गए बेसिकली बेटा। यानी कि जो CHO यानी कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको टेस्ट देना चाहिए था। जो भी इनके कन्फर्मेशनरी टेस्ट होते हैं फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करने के, वो वाले टेस्ट ये नहीं दे रहा था, या कुछ एक रिएजेंट के साथ रिएक्शन थी वो ये शो नहीं कर रहा था, जो कि एल्डिहाइड वाला ग्रुप करता होता है। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि जो एल्डिहाइड है वो इस प्रकार से फ्रीली स्टेट में नहीं मौजूद है।
ठीक, क्लियर है। तो स्ट्रक्चर को, जो ये ओपन चेन वाले स्ट्रक्चर है, इसको डिस्क्वालीफाई किया गया। एक दो और उसके अंदर लिमिटेशंस होगी, वो एक बार आप रीड आउट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था अभी के लिए कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो फ्रीली नहीं थी, ठीक है, वो किसी के साथ एक चेन फॉर्म में था, यानी कि यहाँ पर किसी न किसी हाइड्रोजन के साथ, वो सॉरी OH के साथ रिएक्शन कर चुका था, ये वाला फ्रीली स्टेट में मौजूद नहीं था हमारा ये। ओके, किसके साथ अटैच होगा वो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक बार मैं आता हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, ठीक है। दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है, डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन। वैसे डी और एल का अपने आप में कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। डी वाली कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन, ये जो C5 कार्बन है इसके बिहेव के ऊपर होगी, ठीक है। अगर ये वाला OH राइट साइड में है, C5 का OH अगर राइट साइड में है, देन इट इज कॉल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ये वाला OH राइट साइड में, लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में, तो मैं जो क्या बोल देता, एल कॉन्फ़िगरेशन। वैसे डी और एल का कोई मतलब नहीं होता, जस्ट एक मतलब आइसोमर्स को नोटेशन देने का एक सिंबल है। उसके बाद एक और साइन मिलेगा आपको बुक में, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो एक्चुअली में डेक्स्ट्रो और रोटेटरी को डिनोट करता है। अब डेक्स्ट्री और लिवियो क्या होता है आपका, डेक्स्ट्रो क्या होएगा बेटा, वो वाला मॉलिक्यूल जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में डेविएट कर दे, वो क्या कहलाएगा आपका बेटा, डेक्स्ट्रो। और जो लेफ्ट साइड में करेगा वो क्या कहलाएगा आपका, लिवियो रोटेटरी कहलाएगा जनरली। तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में डेविएट कर देगा वो क्या कहलाएगा आपका बेटा, लिवियो रोटेटरी। ओके, अब डेक्स्ट्रो और लिवियो, डी और एल पे कोई मतलब नहीं है इनका, इनका आपस में कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा बेटा। ओके, वेरी गुड। तो यहां पर मेरी बात आती है, अभी हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे बेसिकली, ठीक है। तो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर का पता किया गया, भाई ये भी साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपका पाया जाता है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या था बेटा, एक्चुअली में C1 और C5 की बॉन्डिंग पाई गई, ठीक है। तो बॉन्डिंग में क्या था, ये वाला OH और ये आपस में कंबाइन हो रखे थे इस प्रकार से कुछ, कि इनके बीच में क्या बना हुआ था बेटा, ऐसे, क्लियर है। और फिर उसके बाद यहां पर क्या था बेटा, एक OH ग्रुप रह जाएगा, क्लियर है, OH ग्रुप तो रहेगा, ऑफ कोर्स रहेगा भाई, ठीक है। और एक इसके साथ क्या है आपकी, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट, अगर आपको अच्छे से याद हो तो। हाइड्रोजन था नहीं था हमारे HCHO के साथ, बिल्कुल था भाई, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक H पहले से था एल्डिहाइड ग्रुप के पास। तो कुछ इस प्रकार से बेटा, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ गई मेरी, ठीक है। इस प्रकार से साइक्लिक फॉर्म है। अगर इसको थोड़ा अच्छे से बनाऊं मैं स्ट्रक्चर को, तो कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं, इसको यहां से अटैच कर देते हैं और ये वाला H यहाँ दिखा देते हैं, ताकि हमारा मॉलिक्यूल थोड़ा सिमेट्रिकल सा दिखे। ओके बेटा, तो ये थी हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी कि C1 और जो C5 का OH होता है उसकी आपस में बेटा बॉन्डिंग हो जाती है। ओके, यहाँ पर C1 के पास एक OH आ गया, एक H आ गई, और जो इसकी जो ऑक्सीजन थी वो क्या हो गई, बीच में आ गई, दोनों कार्बन के, ठीक है। अब क्या है, ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप फ्रीली नहीं रहा, यही तो रीजन था कि वो एल्डिहाइड वाली जो आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन थी वो एग्जैक्टली शो नहीं कर रहा था, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज था। क्यों, क्योंकि वो तो यहाँ पर ऐसे साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, रिंग फॉर्म में प्रेजेंट था मॉलिक्यूल हमारा, ठीक है। एक तो इस प्रकार से दिखाते हैं, ये कार्बन C2 C3 दिखाना हो तो ठीक है, नहीं दिखाना तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हो आप स्ट्रक्चर को, ठीक है। यहां पर आप लोग CH2OH वाला ग्रुप लगा लो, ठीक है। यहां पर फिर ये वाली एक बार C1 कार्बन दिखा लो, ये अटैच कर लो इस प्रकार से, यहाँ H लगा दो, यहाँ H लगा दो, यहाँ OH लगा दो, यहाँ H, यहाँ पे OH, यहाँ H और यहाँ पे OH, इस साइड H लगा लो, इस साइड OH लगा लो, ठीक है। यानी कि अब मैंने क्या कर रखा है, जस्ट ये कार्बन शो नहीं करी, बस जो C1 C2 C3 कार्बन थी वो हमने यहाँ पर क्या कर रखा है बेटा, शो नहीं कर रखी, जस्ट ये कर रखा है। ये कार्बन भी चाहे दिखानी है दिखाओ, चाहे ना दिखानी तो ना भी दिखाइए, इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है हमारे पास। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, वेरी गुड बेटा, ठीक है। तो जब ऐसे कार्बन को शो नहीं किया जाता तो ऐसी वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन कहते होते हैं जर्नली। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। और अब एक बात यहाँ पर मजेदार ये सीखने की है बेटा, कि अगर यहाँ पर ये वाला OH जो है, ये वाला जो OH है C1 वाला, अगर वो लेफ्ट साइड में है, कहाँ है ये,
अभी लेफ्ट में है, तो ये वाले मॉलिक्यूल को बोलेंगे हम लोग बीटा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? बीटा ग्लूकोज। और अगर ये वाला OH राइट साइड में होता तो इसको क्या बोल देते? अल्फा ग्लूकोज। क्या बोल देते बेटा? अल्फा ग्लूकोज। ओके, एक और टॉपिक आता है हमारा म्यूटा रोटेशन का। तो म्यूटा रोटेशन क्या होती है जनरली बेटा? तो जैसे हमारा जो अल्फा ग्लूकोज होता है, ठीक है, उसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है 111 डिग्री। क्लियर है? और जो मेरा बीटा ग्लूकोज होता है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है 19.2 डिग्री। ओके, तो ये दोनों के दोनों क्या है? एक्वा सॉल्यूशन के अंदर स्टेबल है जनरली। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन स्टेबल जरूर है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाते हैं? अपनी रोटेशन इनकी चेंज होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इसकी जो रोटेशन है अल्फा ग्लूकोज की एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जो रोटेशन है वो जनरली चेंज होकर के इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगी आपकी। और यहां पे मान लो एक बार इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनेगा इसका भी और ये करके भी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ये कितना बन जाएगा? 52.5 डिग्री का बन जाएगा आपका म्यूटा रोटेशन। ठीक है, यानी कि जो अल्फा डी ग्लूकोज वाली स्ट्रक्चर थी वो 111 रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन शो कर रही थी, और अब कितनी शो करेगी? 52.4 नहीं, सॉरी 52.4 नहीं है, 52.5 है प्लस। ठीक है, ये 111 से इसकी स्पेसिफिक रोटेशन कहां हो गई? 52.5 से। ओके, और दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। ये वाली इस प्रकार से क्या है? रोटेशन के चेंज होने को क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन बोलते हैं। और जो बीटा डी ग्लूकोज है, जो बीटा ग्लूकोज है वो क्या हो जाएगा? 19.2 डिग्री स्पेसिफिक रोटेशन से एक्वा सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा 52.5 डिग्री के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से स्पेसिफिक रोटेशन को चेंज होने को एक्वा सॉल्यूशन में क्या बोलते हैं हम लोग? बेसिकली बेटा म्यूटा रोटेशन कहते होते हैं। तो म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन है द स्पॉन्टेनियस चेंज। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप ही आएगा पानी के अंदर, वाटर के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, द स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम इज कॉल्ड, और टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। तो अब यहाँ पे बार बार एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो रहा है। देखो यहाँ पर अब ये कार्बन है, देखो 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं इसके साथ। एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड OH है, एक साइड ये वाली कार्बन इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, एक साइड इतना है। ठीक है, तो क्या चारों ग्रुप डिफरेंट है ना इस कार्बन के साथ? तो ये कायरल कार्बन है बेटा। क्या है? ये मेरी कायरल कार्बन है। ओके, और अल्फा और बीटा में मैंने क्या चेंज बताया था अभी? अल्फा में जो OH है मेरा लेफ्ट साइड होगा, और बीटा में क्या होगा? अल्फा में OH राइट साइड होगा मेरा। ये वाली क्या है मेरी? अल्फा ग्लूकोज बनेगी बेटा, क्योंकि इसका OH कहां पर है मेरा? राइट साइड के अंदर है यहाँ पे OH, और यहां पर OH क्या है? लेफ्ट साइड में। ये क्या बनेगा? बीटा। ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बेटा? स्टीरियो आइसोमर भी हम लोग इनको एक दूसरे का बोल सकते हैं। तो अब यहां पर क्या है? ये तो फिशर प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन की एक और नोटेशन है, क्लियर है, जिसे क्या बोलते हैं? हावर्थ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? हावर्थ प्रोजेक्शन। तो हावर्थ प्रोजेक्शन में जनरली क्या होता है हमारा कि जो फॉर्म होती है वो या तो जनरली फ्यूरानोज फॉर्म होती है या पायरानोज फॉर्म होती है। फ्यूरानोज का मतलब होता है पेंटागन की फॉर्म में चला जाएगा, और पेंटागन में एक कॉर्नर के ऊपर ऑक्सीजन आ जाएगी, बाकी चारों कॉर्नर के ऊपर कार्बन आ जाएगी। और आपका जो दूसरी तरफ पायरानोज होगा उसके अंदर क्या होगा बेटा? पायरानोज के अंदर, पायरानोज में जनरली क्या होगा हमारा? पायरानोज में बेटा ये हो जाएगा कि जो आपका स्ट्रक्चर होएगी ना बेसिकली, उसमें 6 मेंबर की एक रिंग बनेगी, और उसमें से एक कॉर्नर के ऊपर क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। किसमें? पायरानोज में। फ्यूरानोज में क्या होगी? 5 मेंबर की रिंग मिलेगी आप लोगों को। क्लियर है मेरी बात यहां पर? तो इसको अगर मुझे रिंग की फॉर्म में दिखाना है तो इसकी जनरली क्या बनेगी? हावर्थ प्रोजेक्शन पायरानोज फॉर्म बनेगी। ठीक है, तो पायरानोज में एक हेक्सागन बनेगी इस प्रकार से कुछ, और यहां पर अपर साइड में, राइट साइड में, अपर साइड रिंग में राइट साइड में ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी आपकी। ठीक है, और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा आप लोग डार्क कर देना, ताकि ये इंडिकेट होगा कि ये वाली साइड कहां पर है आपकी? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है ये। ठीक है, और उसके बाद बेटा फिर क्या करिए? जो ये है इसको एज इट इज यहां अटैच कर दो। ठीक है, जो मॉलिक्यूल राइट साइड में है, सॉरी लेफ्ट साइड में है ऐसे, उनको अबव द प्लेन रखो, और जो लेफ्ट साइड में है, सॉरी जो राइट साइड में, उनको बिलो द प्लेन। दोबारा फिर कह रहा हूं, जो लेफ्ट साइड में है
उनको अबव द प्लेन रखना है, जो राइट साइड में उनको बिलो द प्लेन रखना है। ठीक है, ये एक्चुअली में जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। ठीक है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन में मैं इस प्रकार से लगाऊंगा। मान लो ये कॉर्नर है, यहां पे लगाऊंगा। ठीक है, तो राइट साइड वाले नीचे की तरफ आ जाएंगे यहां पर, और लेफ्ट साइड वाले यहां ऊपर आ जाएंगे मेरे। उसे ऊपर आने को अबव द प्लेन बोल देंगे, नीचे आने को बिलो द प्लेन कह देंगे हम लोग। क्लियर है? तो अब इसको देखो, अब ये कहां लगाना है, ऊपर की तरफ लगाना है, तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर एच और ये OH नीचे की तरफ। ये किसकी स्ट्रक्चर बेटा? अल्फा की स्ट्रक्चर है, ये अल्फा ग्लूकोज है ये मेरा। ओके, यहां पर फिर अगेन H ऊपर OH नीचे। यहां पर थर्ड नंबर पे जो कार्बन है उसका OH ऊपर और H नीचे। इसको फिर दिखाओ, H ऊपर OH नीचे, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला ऊपर दिखा रहा हूं मैं, देखो हर बारी। और इसके अंदर से एक मोटी बात है कि CH2OH ग्रुप हमेशा ऊपर आएगा और H ग्रुप हमेशा नीचे आएगा। ये क्या है बेटा? हाउवर्थ प्रोजेक्शन है हमारी। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं हमारी स्ट्रक्चर फ्रक्टोज के ऊपर। ये तो थी आपकी ग्लूकोज के बारे में, अभी मैं बात करता हूं आपकी फ्रक्टोज के बारे में स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होगी बेटा? अगर मैं फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से होगी, देखिए। ठीक है, वो भी 6 कार्बन की चेन होती है। ओपन स्ट्रक्चर बना रहा हूं पहले मैं। ये वाली साइक्लिक थी ग्लूकोज की, ये किसकी है? ग्लूकोज की बेटा। अभी मैं फ्रक्टोज की बनाने जा रहा हूं। ओके, तो वही 6 कार्बन की चेन बना दो भाई। लास्ट वाली पे CH2OH लगा दो और पहले वाली पे भी CH2OH लगा दो। यहां पर कीटोन ग्रुप आएगा, क्योंकि फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है बेटा। ठीक है, और वो कहां पर आएगा? C2 पोजीशन पर आएगा। ओके, फिर वही रखो C3 वाला OH। यहां देखो 1 2 3 3 का, इसमें भी OH कहां था? यहां पे C3 का लेफ्ट साइड में था, और बाकी दोनों के राइट साइड में रख दीजिए OH। तो ये क्या है बेटा? ओपन स्ट्रक्चर हो गई है आपकी फ्रक्टोज की। सिर्फ C2 के ऊपर क्या आ गया? O आ गया। क्या आ गया बेटा? C2 के ऊपर O आ गया मेरा। ओके, मेरी बात यहां पर। तो अभी यहां पर आइए, अब ये तो इसमें फिर वही बात हुई कि जब इनके टेस्ट करे गए तो ये आइडेंटिफाई हुआ कर ले ली कि कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। इसका रीजन फिर वही मिला कि ये जरूर किसी के साथ साइक्लिक फॉर्म में है। तो इसकी फिर क्या बनाएगी बेटा? साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगी। ठीक है, अगर मैं इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं तो किस प्रकार से बनेगी? जनरली क्या हुआ बेटा कि भाई ये C2 और ये C5, जैसे यहां पर C1 और C5 की बॉन्डिंग हुई ना, यहां पे किसकी होगी? C2 की और C5 की बॉन्डिंग होगी। जनरली C2 और बेटा C5 की बॉन्डिंग होगी मेरी। तो ये दोनों आपस में बेटा डिसॉल्व हो जाएंगे दूसरे के साथ। तो यहां पर ऑक्सीजन आ जाएगी बीच में, और एक साइड में OH ग्रुप लग जाएगा इसके साथ। क्लियर है? इसको थोड़ा और क्लियरिफाई करके लिखूं तो इस CH2 को थोड़ा साफ करके लिख लेते हैं कि ये है तो इस C2 के साथ ही अटैच ही, तो इसको थोड़ा यहाँ पे दिखा देते हैं CH2OH। अब थोड़ी तो स्ट्रक्चर है मेरी वो थोड़ी सी सिमेट्रिकल बन गई है। ये कार्बन नहीं दिखाओगे तो वो फिशर प्रोजेक्शन बन जाएगी आपकी। क्या बन जाएगी बेटा? फिशर प्रोजेक्शन। अगर मैं इसके अंदर बनाना चाहूँ इसको, तो इसके अंदर ही बना सकता हूँ मैं जनरली। वैसे इसके अंदर बनाने में क्या आएगा मेरा? ये C यहां दिखा देते हैं OH, यहां दिखा देते हैं आपका CH2OH। गिनो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन पूरे हो चुके हैं। ये वाली स्ट्रक्चर है आपकी बेटा फ्रक्टोज के लिए। ठीक है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी वैसे? फिशर प्रोजेक्शन, क्योंकि मेरा कार्बन यहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। ओके बेटा, वही बात फिर रहेगी यहाँ पर भी कि अगर ये वाला OH जो है, जो ये C2 कार्बन है, ये दूसरी कार्बन है, ये पहली कार्बन ही है। C2 का OH अगर राइट साइड में है तो वो क्या है बेटा? अल्फा फ्रक्टोज है वो। अगर ये वाला OH ऐसे लेफ्ट साइड में हो तो क्या कहलाएगी वो? बीटा फ्रक्टोज। अगर राइट साइड में है तो अल्फा फ्रक्टोज OH C2 का। अगर C2 का OH कहां पर है बेटा? लेफ्ट साइड में, तो क्या कहलाएगी? बीटा। क्या कहलाएगी पुत्र जी? बीटा फ्रक्टोज कहलाएगी वो वाली आपकी। क्लियर है मेरी बात यहां तक? उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अब अल्फा और बीटा बन गए, और अल्फा और बीटा किसके अकॉर्डिंग बने हैं? C2 कार्बन के ऊपर चेंज है। जब C2 कार्बन के ऊपर चेंज हो मॉलिक्यूल के अंदर, ऐसे वाले में उन्हें एपीमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीमर्स। और पिछले वाले में किसके अंदर था? C1 पे था, ग्लूकोज के अंदर C1 के ऊपर चेंज था। C1 की OH लेफ्ट और राइट में आ रही थी, उसके अकॉर्डिंग हम अल्फा और बीटा नाम दे रहे थे वहां पर।
ठीक है। तो अल्फा और बीटा अगर मैं वहां पर उसका नाम दे रहे थे तो वो C1 के ऊपर डिफ्रेंशिएट था, तो वैसे वाले आइसोमर्स को एनोमर्स कहते हैं। क्लियर है? जब C1 कार्बन में डिफरेंस हो एनोमर, जब C2 पे हो तो एपीमर्स कहलाएगा वो। इसकी भी हार्वर्ड प्रोजेक्शन बनेगी, इसकी फ्यूरान में बनेगी, पायरानोज फॉर्म में बनेगी बेटा। किसमें बनेगी मेरी? इसकी पायरानोज फॉर्म के अंदर बना दूंगा मैं। पायरानोज फॉर्म में क्या होएगा? एक पेंटागन बना दो और उसकी चोटी के ऊपर क्या दिखा दो? ऑक्सीजन। ऐसे थोड़ी टेढ़ी बना लेना ताकि स्ट्रक्चर सही बन जाए यहाँ पर। तो यहाँ मिडिल में क्या दिखा देना बेटा? ऑक्सीजन दिखा देना आप लोग, ठीक है। फिर वही बात क्या करोगे आप लोग? यहाँ पर अटैच कर दो इनको। ये C2 कार्बन है, यहाँ छपे हो। इस कार्बन को, ये वाला CH2 लेफ्ट साइड में है, अबव द प्लेन कर दो। ये राइट साइड में बिलो द प्लेन, लेफ्ट साइड में अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन। यहां पर अंडरस्टूड है CH2OH हमेशा अबव द प्लेन आएगा और ये बिलो द प्लेन आएगा। ये होगी बेटा हार्वर्ड प्रोजेक्शन मेरी। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट द मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड में सिर्फ दो करने हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन बस यहीं तक हमारा सिलेबस के अंदर है, हम यहीं तक करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। हैव ए नाइस डे।